जेटेट 2024 की यदि आपको तैयारी करना है, जेटेट 2024 में आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना होगा। क्योंकि सभी राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम लिए जाते हैं और उनका बेस एनसीईआरटी ही होता है। चाहे आप सीटेट देख लें या बीटेट देखें या अन्य स्टेट के आप शिक्षक पात्रता को फॉलो करेंगे तो उसमें एनसीईआरटी ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दापी के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेटेट 2024 के सिलेबस के अनुरूप क्लास 6 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक को देखने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक को देखने वाले हैं जो क्लास 6 का है। इसमें हम लोग टॉपिक है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को देखने वाले हैं। यह टॉपिक 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि 1 to 5 में आपका जीएस है और 6 to 8 के सोशल साइंस आपका तो ज्योग्राफी पढ़ना ही है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ग्लोब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब है क्या, ग्लोब किसे कहते हैं। इस तरह के ग्लोब की आकृति होते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी एक पृथ्वी का यह मॉडल है। और ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। देखिए ग्लोब ये झुका हुआ होता है, ग्लोब एक अक्ष पर झुकी हुई होती है, जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है और उसी तरह से ग्लोब का भी झुकाव होता है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाला को साउथ बोला जाता है। यानी ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपरी भाग को नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ बोलते हैं। इसमें बहुत सारे देखिएगा कि ग्लोब पर ऐसे आप देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे इस तरह की आकृति, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचे हुए होते हैं ग्लोब पर। इसके अलावा इस तरह के आपको इस तरह के भी लाइन खींचे हुए मिलेंगे। ग्लोब के ऊपर इस तरह के भी लाइन खींचे हुए मिलेंगे। तो आखिर ये लाइन क्यों खींचा जाता है, ये लाइन का क्या अर्थ है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। जो ये लाइन है वो अक्षांश और देशांतर को इंडिकेट करता है। यही जो लाइन है वो अक्षांश और देशांतर को इंडिकेट करता है। इसी लाइन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर में, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम लोग देखते हैं अक्षांश के बारे में देखते हैं। आगे हम लोग अक्षांश के बारे में देखते हैं। अक्षांश को देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ होता है। एक बात आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पृथ्वी पर जितने भी लाइन खींचे हुए होते हैं वो सभी के सभी काल्पनिक होते हैं। यह जो लाइन है समय और दूरी को ज्ञात करने के लिए खींचे गए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोब के ऊपर जो आड़ी तिरछे लाइन खींचे हुए होते हैं, रेखा खींची हुई होती है, वो क्या दर्शाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए समय और दूरी को दर्शाने के लिए यह रेखाएं खींची हुई है और यह रेखा पूर्णतः सभी के सभी काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अक्षांश में एक पृथ्वी देखिएगा, बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ होता है। इसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री पर होता है। 0 डिग्री पर एक रेखा खींचा हुआ होता है, पृथ्वी के बीचों बीच है एक रेखा खींचा हुआ होता है, उसे हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी 0 डिग्री से ऊपर यदि हम जाएं तो वह उत्तरी गोलार्ध होगा और 0 डिग्री से नीचे आए, हम डाउन में आए तो यह दक्षिणी गोलार्ध का होगा। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण इसी लाइन से होता है, इसी काल्पनिक लाइन से होता है। तब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है। आप तो
इसका जवाब होगा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत से इक्वेटर नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। आगे देखते हैं, तो ऊपर वाला एक इस तरह के एक आकृति होता है, इसको एक लाइन खींचे हुआ होता है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं ऊपर वाला के, और इसको हम लोग साउथ पोल बोलेंगे, यानी ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लाइन खींचे हुए होते हैं। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। आप देखिएगा, तो 0 डिग्री हो गया, तो सपोज 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते रहेगा। तो एक लाइन खींची हुई है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक लाइन खींची हुई होती है। उस लाइन का क्या नाम होता है? यदि उत्तरी अक्षांश को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से 30.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है, यानी नीचे भी जो 30.5 डिग्री पर लाइन खींचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा बोलेंगे। ऊपर में यदि 0 डिग्री से ऊपर में 23.5 डिग्री रेखा खींचा हुआ है तो कर्क रेखा होगा, और 0 डिग्री से नीचे की एक 23.5 डिग्री के रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। इसी तरह से 66.5 डिग्री पर भी एक रेखा खींची हुई है, 66.5 डिग्री पर एक रेखा उत्तरी में खींची गई है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है, इंपॉर्टेंट रेखा है जिसको एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलाते हैं। क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से दक्षिणी जो 66.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और ये इसी तरह से आपको 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर पोल होता है, इसी तरह से यहाँ भी 90 डिग्री पोल होता है। तो अब आगे प्रश्न आ सकता है कि इन रेखाओं को खींचने के क्या महत्व है। ये रेखा जो है भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची गई है पृथ्वी पर, भूमध्य रेखा के समानांतर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं, इनका क्या मतलब है? तो यह हमारा दूरी को दर्शाता है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अक्षांशीय रेखा किसका, अक्षांशीय रेखा क्यों खींचे गए हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि अक्षांशीय रेखा दूरी को दर्शाने के लिए खींची हुई है। मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के बाद कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 1 डिग्री पर जाएंगे तो कितना दूरी को दर्शाएगा? तो एक अक्षांश बराबर, याद रखेंगे आप लोग, एक अक्षांश बराबर होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में हमें समय, 1 डिग्री अक्षांश को पार करने में जो दूरी लगेगा वह 111 किलोमीटर। तो सपोज मान लेते हैं कि आप 0 डिग्री पर खड़े हैं और आपके मित्र 1 डिग्री पर खड़े हैं, तो आप दोनों के बीच की जो दूरी होगा 111 किलोमीटर होगा। अब प्रश्न आ सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांशीय रेखा हैं? पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांशीय रेखा हैं? तो देखिए कि 0 से लेके ऊपर में 90 तक और 0 से लेके नीचे भी 90 तक है, यानी नॉर्थ साइड में 90 और साउथ में भी आपका 90 हो गया। तो 90 कितना होता है? 90 प्लस कितना होंगे? 180 होंगे। और प्लस में एक 0 डिग्री को ले लेते हैं, तो 0 डिग्री को नहीं लिए हैं और प्लस में हम एक 0 डिग्री को लेंगे, तो 180 तो अक्षांशों की संख्या आपका होगा 181। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अक्षांशों की संख्या कितना है? तो 181। आगे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में इसी में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के बीचों बीच से कौन से अक्षांशीय रेखा गुजरती है? तब आपका जवाब होगा कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जाने जाते हैं। और कर्क रेखा से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भारत से संबंधित। तो इसी बीच में आपको सूचना दे दूं कि दीपिका क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं, जिसमें सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, नागपुरी और सीडीपी के क्लास प्रतिदिन चल रहे हैं। यदि आप इंदौर होना चाहते हैं, यदि आप कम फी में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। समय अभी जो है, टाइमिंग जो अभी है, आपका टाइमिंग जो है वो 7 PM टू 9:30 PM आपका प्रतिदिन रेगुलर क्लास चल रहा है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में देशांतर को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो लंबा देखेंगे। तब तक धन्यवाद।